हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों आज हम तीसरे लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में समझेंगे और मोनोटोनिसिटी के बारे में समझेंगे। तो आइए आप मेरे साथ हेडिंग डालिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। बड़ा ही आसान टॉपिक है और इंपॉर्टेंट तो है ही। तो आप लिखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और डिक्रीजिंग मतलब घटता जाए घटता जाए घटता जाए। तो हम समझेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, हम डेरिवेटिव की कैसे मदद ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन की कैसे मदद ले सकते हैं, ये पता करने में कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो मैं बिल्कुल डेफिनेशन से ही शुरुआत कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं 4 डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो 2 डेफिनेशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैं चाहूं तो किसी भी इंटरवल में डिफाइन कर सकता हूं या उसके पूरे के पूरे डोमेन में डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है, अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अ फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in open interval a to b. A function is said to be strictly increasing in open interval a to b if x1 is greater than x2. अगर x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है तो what does it implies? It implies f of x1 is greater than f of x2 for all values of x belongs to a to b, है ना। सो x की वैल्यू सिंपली अगर मैं बोलूं तो अगर a से लेके b तक मैं कोई एक ऐसा x1 और x2 ले लेता हूं सच दैट x1 इज ग्रेटर देन x2, तो f of x1 भी किससे बड़ा होना चाहिए? f of x2 से बड़ा होना चाहिए। फॉर ऑल x1 x2 लिखना चाहिए मुझे यहाँ, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, b। तो ये डेफिनेशन होती है दोस्तों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो अगर मैं बोलूं तो भाई ये वाले फंक्शन का अगर कोई मेरे से बोले ग्राफ बनाओ, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमेशा 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 बढ़ता ही जाना चाहिए, कभी घटना नहीं चाहिए। सो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एक और डेफिनेशन है इसी से मिलती जुलती, मैं वो भी आपको लिखवा देता हूं। आप सिर्फ लिखिए इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली मैं यहां पे यूज नहीं कर रहा हूं और मैं सिर्फ लिख रहा हूं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अब इस इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या डेफिनेशन होगी दोस्तों? इस इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन होगी अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए टू बी इफ x1 greater than x2 implies f of x1 greater than equal to f of x2। क्या फर्क है इन दोनों डेफिनेशन में? यहां पे फंक्शन हर बार बढ़ेगा ही। अगर मैंने x1 greater than x2 लिया तो f of x1 को f of x2 से बड़ा होना ही पड़ेगा। पर यहां पे इस तरीके से नहीं है दोस्तों, यहां पे अगर x1 मैंने ग्रेटर देन x2 लिया तो f of x1 जो रहेगा इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f of x2। मैं समझाता हूं क्या फर्क है। मतलब अगर मैं इस तरह का भी ग्राफ ले लूं, यहां पे मान लो मैंने यहां से फंक्शन कुछ इस तरह से लिया और यहां तक कांस्टेंट है और फिर यहां से वापस बढ़ रहा है, तो यहां पे दोस्तों मैंने x1 लिया और ये x2 लिया। अगर मैंने ये 2 एंड पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है x2 इज ग्रेटर देन x1, तो मैं एक काम करता हूँ इसको x2 और x1 ले लेता हूँ, है ना। सो ऑब्वियस सी बात है x1 इज ग्रेटर देन x2, और अगर मेरा x1 ग्रेटर देन x2 है तो क्या होगा?
एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू भी चलेगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन में चलेगा ये ग्राफ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में नहीं चलेगा। ठीक है, सो इतनी डेफिनेशन है, आप इसे लिखिए और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी डेफिनेशन जो है वो बता रहा हूं। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? अ फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अ फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन a to b, a function is said to be strictly decreasing in open interval a to b if x1 greater than x2 implies f of x1 less than f of x2 for all values of x1 x2 belongs to ab। मतलब यहाँ पे अगर x1 greater than x2 हुआ दोस्तों तो f of x1 less than f of x2 होना चाहिए for all values of x1 x2 belongs to ab। इसका अगर मैं कोई बोले कि ग्राफ बना के बताओ तो मैं ग्राफ बना के बता सकता हूं। मतलब ये फंक्शन हमेशा नीचे 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 ही जाना चाहिए, हमेशा उतरना ही चाहिए। सो ये वाला जो फंक्शन है इसे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ मैं दूसरी डेफिनेशन एक और बता देता हूं जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन की है। सो डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या डेफिनेशन होगी दोस्तों, जरा देखो। डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन होगी अ फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन if x1 greater than x2 implies, a function is said to be decreasing function if x1 greater than x2 implies f of x1 is less than equal to f of x2। अगर x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि f of x1 less than equal to f of x2 चलेगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं दोस्तों तो इसके ग्राफ में भी मैं इस तरह से बना सकता हूं कि अगर इस ग्राफ में भी मैंने मान लो ये चेंजेस कर दिया, अगर इस चीज को हटा के मैंने यहाँ पे ऐसा और इस तरह से मैंने बना दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये चार डेफिनेशन है दोस्तों मोनोटोनिसिटी में, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चारों की चारों डेफिनेशंस जो हैं ये हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो हमारे जो आगे के क्वेश्चंस है इन्हीं चारों डेफिनेशन पे बेस्ड है। तो आप इतना नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमने चार डेफिनेशन पढ़ी। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर ग्राफ दिया हुआ है तो मैं एनालाइज कर सकता हूं, पर हमें तो पता है कि हमें मेनली जो फंक्शंस रहते हैं वो किस में दे रखे होते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में दे रखे हैं। और दूसरा प्रश्न ये कि क्या डिफरेंशिएशन मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड करने में हेल्प कर सकता है? तो आंसर है बिल्कुल हाँ, यस कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है? इस तरीके से कर सकता है। देखो अगर मैं आपको इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना के बताऊं, या ऐसा करता हूं पहले मैं आपको लिखवा देता हूं उसके बाद फिर हम ग्राफ बनाएंगे। तो आप लिखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी। अब मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब होता है? मोनोटोनिसिटी में दोनों चीजें आ जाती है, या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी चलेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी चलेगा। तो आप लिखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी, इसी में ही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी। ध्यान रखो मोनोटोनिसिटी का मतलब दोनों होता है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी मोनोटोनिक है, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भी मोनोटोनिक है। मोनोटोनस का अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश को हिंदी में समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है एक जैसा, है ना। सो strictly increasing function is also monotonic, strictly decreasing function will be always also monotonic। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये बोल रखा है कि a function is said to be strictly, मान लो अगर मैं कोई फंक्शन अज्यूम करता हूं, मान लेते हैं if a function
if a function is continuous and differentiable, अगर मान लो मुझे दे रखा है कि कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है इन a to b, है ना। अगर मुझसे बोल रखा है कि कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है दोस्तों ओपन इंटरवल a to b, कंटिन्यूस मेरा क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, एक्चुअली कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल a b में और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a b में। तो अगर कोई मेरे से बोले कि भाई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, तो अगर a से लेके b तक f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x belongs to open interval a to b, if f dash x is greater than 0 then I will say my function is strictly increasing, ठीक है। सो मैं बोल लूंगा if, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, if f dash x is greater than 0 for all values of x belongs to a to b, if f dash x is greater than 0 for all values of x belongs to a to b, it implies what, कि ये वाला फंक्शन जो रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट में आप लिखिए इफ f dash x लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x belongs to a to b, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो फंक्शन होगा इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने वाला है। अब इसको कैसे समझे, ठीक है, ये वाली रूल तो हम याद रख लेंगे, पर इसे समझे कैसे। देखो आप ग्राफ से बड़ी आसानी से समझ सकते हो दोस्तों। अगर अपन इसका ग्राफ बनाए तो अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका f डैश x हमेशा 0 रहना चाहिए, 0 से बड़ा रहना चाहिए। मतलब हमेशा ये फंक्शन धुएं के जैसे ऊपर उठना चाहिए, हमेशा ऊपर जाना चाहिए। और अगर ये फंक्शन हमेशा ऊपर जा रहा है, ऐसे 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 जाता ही जा रहा है, तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जहां पे उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा, रेट ऑफ चेंज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f डैश x जो है वो क्या होना चाहिए, f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन में भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं। डिक्रीजिंग फंक्शन में भी अगर मैं लिखूं तो ये फंक्शन हमेशा नीचे 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 ही जाना चाहिए, मतलब हर वैल्यूज में मुझे इस तरह से मिलना चाहिए। दो क्लोजेस्ट वैल्यू भी मैंने ले ली तो उसमें भी मुझे अगर x1 डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में अगर मैंने x1 ग्रेटर देन x2 लिया तो f ऑफ x1 जो है वो लेस देन f ऑफ x2 मिलना चाहिए। आप लोगों को बात समझ में आ गई है मुझे पता है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा ही आसान टॉपिक है। सो क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड द इंटरवल्स इन विच -x² - 2x + 15 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब मुझसे बोला है कि आपको इंटरवल निकालना है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता रहा हूं कि इस वाले टॉपिक को हम कर रहे हैं तो एक और चीज होती है इनइक्वालिटी। हमने इनइक्वालिटी के बारे में क्लास 11th में पढ़ रखा है, लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये सारी की सारी चीजें हमारी, इवन पॉलिनोमियल वाली इनइक्वालिटी भी हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो मैंने दो लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में दे रखी है, दो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसमें मैंने इनइक्वालिटी 1 जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है पहले और इनइक्वालिटी 2, इन दोनों की मैंने लिंक दे रखी है, आप उसे देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में तो, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, और हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मुझे fx कुछ इस तरह से दे रखा है, x² - 2x + 15। अब मुझसे बोल रखा है कि आपको बताना है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो फंक्शन कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग होगा अगर मुझे ये बताना है तो मुझे सिंपली क्या कर देना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो f डैश x मेरा हो जाएगा सिंपली 2x - 2। तो 2x - 2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो अगर 2x - 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वो कब होगी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि x की वैल्यू अगर मैं 1 से लेके इंफिनिटी तक की बात करूं तो ये वाला जो फंक्शन है हमेशा 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 बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैं बोलूंगा फंक्शन इज
strictly increasing in open interval 1 to infinity, है ना। और अगर कोई मुझसे पूछे कि डिक्रीजिंग कब होगा तो मैं यहीं पे कर सकता हूं। तो यहां पे मुझे दे रखा है 2x minus 2 इट शुड बी लेस देन 0, तो 2x इज लेस देन 2 और x इज लेस देन 1। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये मैं बोलूंगा कि ये वाला जो फंक्शन है इट विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसका जो फंक्शन है इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो मोनोटोनिसिटी है वो निकाल सकते हैं। अब मुझे सिर्फ डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना है। अगर dy by dx या f dash x जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर f dash x लेस देन 0 होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। बस इतना सा कंसेप्ट है, आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन मुझे दे रखा है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। सो इसमें पूछा है कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, तो fx मेरे को दे रखा है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, है ना। सो आपको ये करना है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर सॉरी प्लस 12x है प्लस 12x प्लस 15। सो आपको ये बताना है कि ये वाला फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। तो देखो दोस्तों किस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें सिंपली हम f डैश x निकाल लेते हैं। अगर हम f डैश x निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 2x क्यूब है। सो 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, है ना। सो अगर इसमें हम दोस्तों f डैश x निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f डैश x हमें मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। तो यहाँ पे मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 18x सॉरी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो इसको हमने फैक्टराइज किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ रखा है दोस्तों, मैं वापस बता रहा हूं, अगर आपको ये वाली चीज नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो देखो इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2। तो यहां पे हमने 1 और 2 किया। सो 2 से बड़ी चीज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। सो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा मेरा फंक्शन किस इंटरवल में दोस्तों, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 1 to 2 में। सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ये फंक्शन 1 to 2, ठीक है। सो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे दे रखा है fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। fx मेरे को दे रखा है x माइनस 1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और मुझसे पूछा है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, यही हम मेथडोलॉजी अपनाएंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे चीजों को। तो मैं f डैश x निकाल लेता हूं। f डैश x क्या होगा, x माइनस 1 का होल क्यूब मैंने एज इट इज रखा, x माइनस 2 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 के होल स्क्वायर को एज इट इज रखा, और x माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कॉमन ले लेता हूं भैया, क्या कॉमन दिख रहा है आपको। अगर कोई मेरे से बोले कि कॉमन क्या आएगा, तो मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 को कॉमन ले सकता हूं। तो यहां मुझे क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, और यहां मुझे क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, है ना। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x इज 5x माइनस 2 माइनस 6 इज माइनस 8, तो 5x माइनस 8। सो बस ये मेरा आंसर आ गया दोस्तों। अब बस इसको वेवी कर्व से हम सॉल्व कर लेते हैं।
सो देखो वेवी कर्व से किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो अपन वेवी कर्व से इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास फैक्टर्स कौन कौन सा है, 8/5, 2 और 1। ठीक है, मैंने 8/5, 2 और 1 फैक्टर बना दिए। ये मेरा फैक्टर 2, ये मेरा 8/5 और ये वाला जो मेरा फैक्टर है ये 1 हो गया। और वेवी कर्व से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 पे पॉजिटिव, 2 से हम 8/5 की तरफ आएंगे तो नेगेटिव, और 1 पे अगेन पॉजिटिव, और 1 के बाद भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है, हमें पता है कि ये फैक्टर नेगेटिव नहीं होगा। तो इंक्रीजिंग कब हो जाएगा भैया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर कोई बोले तो ये मेरा आंसर आएगा -∞ to 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 to 8/5। अब यहाँ पे ध्यान रखो मैंने 1 नहीं बोला है क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। अगर इंक्रीजिंग होता तो 1 को मैं इंक्लूड कर लेता। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और बचा हुआ जो मेरा रीजन है दैट इज 8/5 to 2, यहाँ पे मेरा फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये वाला फंक्शन मेरा हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टू 2। ठीक है, सो ये हमारा जनरली वो है। अब कई बार इसमें मुझसे ये भी पूछ लेते हैं कि जब चीजें बढ़ती घटती है तो इसके आधार पे मैं ये भी निकाल सकता हूं कि इस क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, इसके कितने पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी यार मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे 4 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, जरा आप लिख लो, और इसमें भी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही बताना है। सो मेरे को फंक्शन दे रखा है x⁴ माइनस 8x की पावर क्यूब। fx कुछ इस तरह से दे रखा है x⁴ माइनस 8x क्यूब प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 21 माइनस 24x प्लस 41। सो ये मेरे को एक फंक्शन दे रखा है, मैं वापस चेक कर लेता हूँ। x⁴ माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 21, और इसमें हमें निकालना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। पहला स्टेप क्या करेंगे, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है दोस्तों। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मैं 2 स्टेप चेक नहीं कर रहा हूँ, पर आपको इसे भूलना नहीं चाहिए। पहला स्टेप क्या है कि मुझे ये देखना है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं पूरे के पूरे डोमेन में। यहाँ पे जब भी कुछ भी नहीं दे रखा हो तो मुझे बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि मेरे पूरे डोमेन की बात हो रही है। तो ये जितने भी मैंने अभी तक आपको एग्जांपल्स दिए ये पॉलिनोमियल फंक्शंस के हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन में हमें पता है कि उसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, और उसकी रेंज जो होती है हमें नहीं पता, जो भी होती है। तो मतलब अगर डोमेन पूरा रियल नंबर होता है तो वो कंटिन्यूअस भी होते हैं पूरे रियल नंबर लाइन में, और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, है ना। सो हमें ये वाली चीज चेक करनी है। बाकी के अगर कोई अच्छे क्वेश्चंस आ जाए तो, अभी वाले बेसिक क्वेश्चन है तो मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर आप बोर्ड में भी अगर आप लिखते हो तो आपको पहले 2 लाइन तो लिखनी ही पड़ेंगी कि fx इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। उसके बाद आपको f' लगाना है ना। यहां मैं सीधे सीधे करके बता रहा हूं, पर आपको इस तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। f' की अगर मैं बात करूं तो f' मेरा हो जाएगा सिंपली 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24, है ना। सो यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो 4 अगर मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालें। देखो एक तरीका ये है कि 0 1 2 -1 -2 इसमें डाल के देखो वैल्यू। जनरली हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे एक फैक्टर तो उससे निकल जाएगा,
और बाकी फिर आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो मुझे तो पता है इसके 3 फैक्टर होते हैं दोस्तों, इसके 3 फैक्टर होते हैं x-1 मल्टीप्लाई 1, 2 और 3। तो x-1, x-2, x-3, आपको कंफ्यूजन है तो आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लो। सो इसके बाद फिर मैं वेवी कर्व मेथड लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा 1, 2, 3, ये मेरे फैक्टरल पॉइंट्स मिल गए, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर कोई मेरे से बोले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मेरा ओपन इंटरवल 1 to 2 और 3 to इंफिनिटी में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ओपन इंटरवल 1 to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी में हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलेगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब मिलेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलेगा माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3 में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इट विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3। सो ये एक और क्वेश्चन है हमारा, आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब मेरे को एक और फंक्शन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फटाफट अपन करते हैं इसे। मुझे दे रखा है f(x) = sin x प्लस cos x और मुझसे पूछा है कि ये कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग होगा। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि ये वाला फंक्शन कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं f'(x) जिसका डिफरेंशिएशन होगा cos x माइनस sin x इज ये cos x माइनस sin x। तो cos x माइनस sin x कब ग्रेटर देन 0 होता है, व्हेन cos x इज ग्रेटर देन sin x। और cos x माइनस sin x कब लेस देन 0 होता है, व्हेन cos x इज लेस देन sin x। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का ग्राफ बना देते हैं 0 से 2 पाई तक और एक कॉमन रिजल्ट जो है वो निकाल लेते हैं। तो देखो मैं दोनों का ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड से हो सकता है ये, और अगर आपको रूल्स पता है तो आप वैसे करो। सो ये मेरा sin x का ग्राफ होता है दोस्तों 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, और अगर कोई मेरे से cos x की बात करे तो cos x की बात क्या होगी, अगर मैं यहां से चीजों को शुरुआत करूं तो यहां से ये वाला फंक्शन मेरा गिरेगा और पाई के बाद जो है वो यहां पे जाएगा, उसके बाद वो चीज यहां जाएगी और उसके बाद ये। तो देखो sin x और cos x, ये मेरा जो ब्लैक में ग्राफ है वो sin x का है और ब्लू में जो ग्राफ है वो मेरा cos x का है। सो ये मेरा sin x का ग्राफ है और ये मेरा cos x का ग्राफ है। तो मैं एक बिल्कुल जनरल इंटरवल लिख लेता हूं कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग मुझे कौन सा रीजन मिल रहा है, जब sin x मेरा ऊपर हो, सॉरी cos x मेरा जब ऊपर होगा sin x से, तो ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। मतलब 0 से लेके π/4 तक मुझे दिख रहा है, और फिर ये वाला जो रीजन है ये 3π/4 है, तो 3π/4 से लेके 2π। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कब रहेगा, 2nπ to 2nπ plus π/4 यूनियन ये क्या हो जाएगा मेरा पाई प्लस π/4, दैट इज 5π/4 to 2n plus 1π। तो 2nπ प्लस 5π/4 to 2 multiply by n plus 1 पाई। तो इस इंटरवल में जो मेरा फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन में मेरा sin x बड़ा होना चाहिए cos x से। तो sin x कहां से कहां तक बड़ा दिख रहा है आपको, ये π/4 से पाई प्लस π/4 तक दिख रहा है ना। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इस वाले इंटरवल में मैं बोलूंगा ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मेरा रहेगा 2nπ प्लस π/4 से 2nπ प्लस 5π/4 तक, 2nπ प्लस 5π/4। तो इस इंटरवल में जो मेरा फंक्शन रहेगा इट विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। इस वाले इंटरवल में ये मेरा जो फंक्शन रहेगा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा।
सो देखो दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी, बशर्ते हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो क्लियर हो। तो ये एक और क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x। सो आप इसे भी कर सकते हो, मैं जस्ट हिंट दूंगा किस तरीके से करेंगे। तो अगर मैं इसका f डैश x निकालूं तो f डैश x क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है, मिनिमम वैल्यू माइनस √2 होती है, हमें पता होना चाहिए। सो ये वाला फंक्शन तो हमेशा डिफाइन ही होगा, है ना। सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है वो हो जाएगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। सो 1/this इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। सो बस इसके बाद ये वाला जो है, इसमें cos x ग्रेटर देन sin x जब होगा तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और cos x लिख देता हूं मैं, cos x ग्रेटर देन sin x होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब उसको अपन ने निकाला है लास्ट क्वेश्चन में, और cos x लेस देन sin x होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, उसे भी अपन ने निकाला है। सो बस ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब मुझसे पूछा हुआ है कि एक फंक्शन दे रखा है दोस्तों tan of x माइनस 4x। मुझे इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन मुझे दे रखा है tan of x माइनस 4x, और मुझे इंटरवल दे रखा है tan of x माइनस 4x, और मुझे जो इंटरवल दे रखा है, मुझे दे रखा है -π/3 टू π/3। तो tan of x माइनस 4x मुझे क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, और मुझसे इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल मुझे दे रखा है -π/3 टू π/3। और मुझसे पूछा क्या है दोस्तों, मुझसे पूछा है कि ये वाला जो फंक्शन है इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देखो निकाल लेते हैं, बड़ा आसान है। tan x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा sec²x, और -4x का डिफरेंशिएशन मुझे मिलेगा -4। अगर मैं sec स्क्वायर की रेंज देखूं -π/3 से π/3 तक, तो sec 0 होता है 1, sec ऑफ π/3 होता है 2, और sec ऑफ -π/3 होता है -2। मतलब इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 0 से लेके 4 तक इन -π/3 टू π/3, और 0 से लेके 4 तक की कोई भी वैल्यू को आप -4 से सब्ट्रैक्ट करो तो आपको हमेशा आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि f डैश x will be less than 0 for all values of x belongs to -π/3 to π/3। और अगर इस तरीके से है दोस्तों तो tan x minus 4x मेरा क्या हुआ, it will be strictly decreasing function। बात समझ में आई दोस्तों, तो आप इसे नोट कीजिए, और उसके बाद हम एक और आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे फंक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है, f(x) आप लिखे मेरे साथ साथ 2x प्लस cot इनवर्स x, 2x प्लस cot इनवर्स x प्लस log ऑफ अंडर रूट ऑफ
वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये मुझे फंक्शन दे रखा है और मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा हुआ है कि बताना है आपको कि ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से अपन करते हैं, अब तो अपने को सब पता है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स 2x का डिफरेंशिएशन 2, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x माइनस 1। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये 2 से 2 मैंने कैंसिल किया। चलो थोड़ा सा चीजों को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस प्लस एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, सो इसे भी हमने कैंसिल आउट किया। सो ये मेरा हो जाएगा कैंसिल होके -1। सो ये मेरा हो गया 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, सो ये मेरा दोस्तों आंसर आ गया। सॉरी यहाँ पे एक्स भी है, नहीं ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। अब देखो इसको किसी भी तरीके से यहाँ पर भी समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी हमेशा 1 से छोटी रहेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि ये हमेशा डिनोमिनेटर 1 से बड़ा रहेगा। और यहाँ पे भी ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट की वैल्यू रहेगी ये भी हमेशा 1 से बड़ी रहेगी डिनोमिनेटर में। तो दोनों में मेरा डिनोमिनेटर 1 से बड़ा ही होगा, मतलब ये जो दोनों के दोनों वैल्यूज होंगी वो 1 से छोटी होंगी। और अगर ये दोनों के दोनों वैल्यू 1 से छोटी होंगी तो ये दोनों का जो सम रहेगा वो 2 से छोटा होगा। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन रहेगा हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो व्हाट आई कैन राइट दैट कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एलसीएम लेके भी करोगे तो भी शायद हो जाएगा, पर मैंने इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया है। वापस से मैं समझा रहा हूं, जरा आप ध्यान से देखिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 1 तो डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर देन 1 इसका डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर देन 1 तो ये हमेशा 1 से छोटा। और इसी तरीके से ये भी हमेशा 1 से छोटा। ये दोनों अगर 1 से छोटे हैं तो इसका जो सम है वो हमेशा 2 से छोटा होगा। और इसका सम अगर 2 से छोटा होगा तो 2 माइनस जो सम है हमारा 2 से छोटा वो आ जाएगा। और इसमें फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पे मेरा जो एफ डैश एक्स है इट विल बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बड़ा आसान है, थोड़ा सा हमें एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, चीजों को बस एनालाइज करना है इस पॉइंट पे। बाकी शुरुआत तो एफ डैश एक्स से ही करनी है। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मुझे इस तरीके से दे रखा है। आप देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स और पूछा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। आप बताओ, इंटरवल मुझे दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, सो मुझसे पूछा है कि ये वाला फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। ठीक, सो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूं तो हमने कई बार निकाला है। एफ डैश एक्स इसका हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, अब अगर 0 से मैं कोई भी बड़ी वैल्यू लेता हूं दोस्तों तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये कम नेगेटिव होगा। तो 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मुझे 0 से बड़ा रखना है तो लॉग एक्स जो है वो मेरा 1 से -1 से बड़ा होना चाहिए। और अगर log x को मुझे -1 से बड़ा रखना है तो देखो यहाँ पे बेस हम बाय डिफॉल्ट e लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि x की वैल्यू
हमेशा 1/e से ज्यादा होनी चाहिए, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1/e, है ना। x हमेशा 1/e से जब बड़ा होगा तब मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग, और जब 1/e से छोटा होगा तो मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन हमेशा मेरा क्या होगा, डिक्रीजिंग। सो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं दोस्तों, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा x बिलोंग्स टू 1/e टू इंफिनिटी, और मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये वाला फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। ये वाला फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मुझे दे रखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला रीजन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की वैल्यू जब 0 से लेके 1/e होगी तो ये वाला जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिस फंक्शन विल बी माय स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमने निकाल लिया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, 1/e से इंफिनिटी में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, 0 से लेके 1/e में। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम और जो अगला क्वेश्चन है वो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ऐसा दे रखा है कि मुझे फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, और मुझसे बोला है कि अगर ये वाले फंक्शन को मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है 1 to 2 में, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर मुझे बनाना है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 2, तो मुझे a की वैल्यू पता करनी है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। व्हाट कैन बी द और व्हाट आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a। तो देखो कर लेते हैं इसे। ये मेरे को fx दे रखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कुछ भी नहीं सोचना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो f' अगर हम निकाले दोस्तों, तो ये मुझे मिलेगा 2x प्लस a, है ना। और 2x प्लस a मेरे को ये इंश्योर करना है कि इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2x प्लस a शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो 2x प्लस a शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो, ये मुझे इंश्योर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू मैक्सिमम डाल दूं 2, या मैं मिनिमम डाल दूं -2, अगर x की वैल्यू में 1 डालूंगा तो ये मुझे 2 मिल जाएगा, x की वैल्यू में 2 डालूंगा तो 4 मिल जाएगा। तो मुझे ये इंश्योर करना है कि भाई a प्लस 2 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। अगर ये a प्लस 2 मेरा हर केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो इसकी यही है, तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन -2। मतलब अगर a की वैल्यू -2 से बड़ी कुछ भी हुई, -2 नहीं, -2 से बड़ी कुछ भी, तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो फंक्शन रहेगा हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। तो यहां पे मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा a बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं दोस्तों, जिसमें हमें पूछा जाता है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इससे रिलेटेड, और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मुझे fx यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 5, है ना। मुझे फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 5। सो और इंटरवल दे रखा है मेरे को 2 से लेके 5 तक, है ना। मुझे जो इंटरवल दे रखा है वो 2 से लेके 5 तक दे रखा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला फंक्शन मेरा हमेशा इंक्रीजिंग हो, तो व्हाट कैन बी द मिनिमम फाइंड द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, है ना। सो इसमें लिखिए फाइंड द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू of a so that function is strictly increasing in 2 to 5, है ना। मैं मैक्सिमम जो a की वैल्यू है वो क्या डाल सकता हूं, ये इंश्योर हो जाए जिससे कि जो मेरा फंक्शन रहेगा वो हमेशा 2 से 5 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, सो आप इसे करिए और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, और मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है ये इस तरीके से दे रखा है, आप लिखिए फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच मुझे फंक्शन दे रखा है fx, जो कि मैं आपको लिख के बता देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं fx, फॉर विच fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1, है ना। सो डिक्रीजेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, fx मेरे को दे रखा है a प्लस 2 का एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1, डिक्रीजेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सो इसे हम किस तरीके से करेंगे जरा आप देखिए। तो अगर मैं इसका f डैश x निकालूं दोस्तों, तो देखो f डैश x मुझे क्या मिलेगा, माय f डैश x विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2 का एक्स स्क्वायर, a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9a, और मुझे ये इंश्योर करना है कि ये वाला f डैश x से मेरा लेस देन 0 हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। तो अगर हमने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है तो हमें पता होना चाहिए, उसकी कंडीशन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0 एंड d शुड बी लेस देन 0। तो पहली चीज तो ये है कि भाई a प्लस 2 शुड बी लेस देन 0, इससे ये चीज मिलेगी कि a इज लेस देन माइनस 2। और दूसरा ये है कि अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लूं तो इसका जो d मुझे मिलेगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3a माइनस 2ax प्लस 3a। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, यस माइनस 2ax प्लस 3a, और ये वाली चीज भी जो में रहेगी, इसका जो d रहेगा इट शुड बी लेस देन 0। तो चलो अपन अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसका d लेस देन 0 अप्लाई करूं तो देखो दोस्तों क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा 4a स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2, तो 4ac, है ना। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a स्क्वायर प्लस 6a, ठीक। सो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 4 भी मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 4 अगर मैंने कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर दैट इज माइनस 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर माइनस 4ac था, सो माइनस 4ac a स्क्वायर, और माइनस मुझे क्या मिलेगा माइनस 2a स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस इट विल बी इक्वल टू माई a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज माइनस 2a स्क्वायर माइनस 6a, है ना। तो यहां पे भी मैं माइनस 2 को कॉमन ले लूं तो माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस 6a, और a स्क्वायर प्लस 6a है, और मुझे ये क्या चाहिए, इट शुड बी लेस देन 0। तो अगर मुझे ये लेस देन 0 चाहिए तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, और a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 6 अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए मुझे, तो यहां पे 0 लिया, यहां माइनस 6 लिया, सॉरी a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, और अगर मैंने ये चाहिए तो यहां 0 लिया, यहां माइनस 3 लिया, और मेरा आंसर आ जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। सो ये मेरी a की कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन ये आ गई a शुड बी लेस देन माइनस 2, और दूसरी कंडीशन ये आ गई a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। अब मुझे इन दोनों का कॉमन आंसर चाहिए, तो इन दोनों का जो कॉमन आंसर दोस्तों मुझे मिलेगा वो मिलेगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3। बात समझ में आई? सो दिस इज व्हाट अवर क्वेश्चन इज। आप इसे लिखिए, फिर मैं एक और ऐसा ही धांसू क्वेश्चन आपको करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दे रखा है, fx मुझे दे रखा है क्या, fx मुझे दे रखा है इट इज इक्वल टू kx क्यूब माइनस 9kx स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, माइनस 9kx स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 3। दिस इज व्हाट माय fx इज गिवन। सो fx इज kx क्यूब माइनस 9kx स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, और मुझे निकालना है f डैश x। तो हम f डैश x किस तरह से निकाल सकते हैं,
सो सिंपली अच्छा मुझे ये बोल रखा है fx और मुझसे क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। चलो इसका पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड k सो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। मुझे k की वो वाली वैल्यू निकालनी जिसमें ये वाला जो फंक्शन है हमेशा मेरे लिए क्या हो, इंक्रीजिंग। तो चलो f डैश एक्स निकालते हैं। अगर हम f डैश एक्स निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू 3kx स्क्वायर माइनस 18kx प्लस 9। और चलो इसमें से मैंने 3 को कॉमन ले लिया तो ये मेरा हो गया kx स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 3 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन कि मेरा k जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड d शुड बी लेस देन 0। तो d लेस देन 0 के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो 36k स्क्वायर माइनस 12k शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे मैंने 12k कॉमन ले लिया और ये मुझे मिल गया k माइनस 3 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू आई दोस्तों वो 0 से लेके 3 तक आई। सो देखो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं और हमने देखा कि इसे हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी यहाँ 3k माइनस 1 आएगा, मैंने कुछ गड़बड़ की, 3k माइनस 1 और यहाँ पे फिर k की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 1/3। मतलब अगर मैं k की वैल्यू 0 से लेके 1/3 रखूंगा तो ये वाला फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। सो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं और इन्हें हमने देखा बड़ी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। सो आप इसे नोट कीजिए। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के हमने मेरे ख्याल से अभी तक कम से कम 10 12 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अभी तक आपको इस चीज के बारे में जो समझ है वो आ जानी चाहिए। सो दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए for which फंक्शन मुझे दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax इज इंक्रीजिंग। हमें a की वो वाली वैल्यू निकालनी है जिससे मेरा जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax वो इंक्रीजिंग हो। तो देखो दोस्तों किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मैं इसका f डैश एक्स निकालूं तो f डैश एक्स मुझे इंश्योर करना है कि हर वैल्यू के लिए ये 0 से बड़ा हो, f डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो f डैश एक्स मेरा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस a और f डैश एक्स अगर मेरा 3x स्क्वायर माइनस a हो गया तो a की मैं क्या वैल्यूज ले सकता हूं या क्या सेट ऑफ वैल्यूज ले सकता हूं जिससे मैं ये इंश्योर कर पाऊं कि ये फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा। सो हमें पता है ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना। x स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा और 3 भी। तो a की वैल्यू में लेस देन 0 अगर ले लूं तो a शुड बी लेस देन 0 कैन बी द आंसर, क्योंकि अगर मैंने a की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो ये वाली चीज 3x स्क्वायर में हमेशा ऐड ही होगी। सो a लेस देन 0 के लिए कोई भी आप x की वैल्यू लो, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या हमेशा ये जो फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। सो ये क्वेश्चन आप लिखिए, फिर मैं एक फाइनल क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। और मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों वो इस तरह से दे रखा है fx मेरे को दे रखा है sin x माइनस bx प्लस c और मुझे b की वो वाली वैल्यू निकालनी जिससे फंक्शन ये डिक्रीजिंग हो। तो fx मुझे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे sin x माइनस bx प्लस c, ठीक। सो फाइंड वैल्यूज ऑफ b so that fx is decreasing function, ठीक है। so fx is equal to sin x minus bx plus c, तो हमें b की वो वाली वैल्यू निकालनी है जिससे फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो अगर मैं इसका f डैश x निकालने की कोशिश करूं दोस्तों तो मुझे f डैश x मिलेगा cos of x minus b, ठीक। f डैश x मुझे मिलेगा cos of x minus b और मुझे ये इंश्योर करना है कि ये फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग हो। cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो अगर मैं b कुछ ऐसा लूं जिससे 1 माइनस b लेस देन 0 हो जाए हर वैल्यू के लिए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो b की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1।
तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा b बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ऐसी सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो सब लेने से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज हैं वो या ये जो फंक्शन है हमेशा डिक्रीजिंग होगा। एक और क्वेश्चन में जाते जाते दे रहा हूं आपको, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। f(x) अगर मुझे इस तरह से दे रखा है sin x माइनस एक्स, f(x) अगर मुझे इस तरह से दे रखा है sin x माइनस एक्स, सो मेरा क्वेश्चन यही है कि x हमेशा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि x की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी या f(x) मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, एक ये दे रहा हूं। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताने हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। जाते जाते मैं एक बात और बता रहा हूं, एक कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे ये समझ लेते हैं इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव और डिक्रीजिंग का मतलब नेगेटिव। नहीं, हो सकता है कि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हो और फिर भी उसकी रेंज में वो हमेशा पॉजिटिव हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक फंक्शन इंक्रीजिंग हो और वो उसकी रेंज में हमेशा डिक्रीजिंग हो। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, हम जब एडवांस क्वेश्चन करेंगे तब उसे देखेंगे। सो आज का लेक्चर दोस्तों इतना ही रखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट लेक्चर।